नमस्कारः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरं गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सभी को नमस्कार। गत पाठ कणाद गौतमीयम के अध्ययन क्रम में हमने अभी तक पुरुषार्थ चतुष्टय, दर्शन शास्त्र का प्रयोजन, पदार्थ सिद्धि, द्रव्य सिद्धि और कर्म, इस निरूपण के क्रम में आज हम सामान्य विषय का अध्ययन करेंगे। सामान्य किसे कहते हैं? तो जो 7 पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य, यह चौथा पदार्थ है सामान्यम। समानानाम भावः सामान्यम। सामान्य को ही जाति भी कहते हैं। इसका जो लक्षण किया गया है, तर्क भाषाकार अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, ऐसा केशव मिश्र इसका लक्षण करते हैं। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम। और तर्क संग्रहकार तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है, एक है, अनेकों में अनुगत है। तर्क संग्रहकार यहाँ अनुगत शब्द का प्रयोग करते हैं और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में नित्यम एकम अनेक समवेतत्वम सामान्यम, ऐसा लक्षण किया। इसी क्रम में देखें तो वैशेषिक दर्शन में सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यापेक्षम, वहाँ पर कणाद जी ने तो सामान्य और विशेष को बुद्धि सापेक्ष कहा है। ये कणाद गौतमीयम में तो जो न्याय सिद्धांत मुक्तावलिकार का लक्षण है वैसा ही लक्षण है। तो यहाँ पर लक्षण है नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम, जो नित्य है, एक है, अनेकों में समवेत है, समवाय संबंध से रहता है, नित्य संबंध से रहता है, सामान्य कहलाता है, ऐसा इन्होंने लक्षण किया है। तो ये जो सामान्य है, जाति है, ये अनेक नित्य होते हुए, एक होते हुए अनेकों में रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक किसी निमित्त के बिना भिन्न वस्तुओं में अभिन्न प्रतीति नहीं हो सकती। जैसे इस संसार में घट बहुत सारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, किंतु उनकी प्रतीति अभिन्नतया होती है। एक जैसे अयम घटा, अशौ घटा, घटो अयम, इस एकाकार प्रतीति का जो निमित्त सकल घटों में रहने वाला जो घटत्व है, इस कारण से होती है, क्योंकि सकल घटों में घटत्व एक ही है। इस आधार पर हम उसको घटत्व जो जाति है, जो सामान्य है, वो एक ही है। इस विधि से तो जो भिन्न भिन्न घट है, घटो अयम, इस तरह से जाने जाते हैं। तो कणाद गौतमीयम मूल पाठ देखते हैं। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, जो नित्य है, एक है और अनेकों में समवाय संबंध से रहता है, वो सामान्य कहलाता है। सामान्य को ही जाति भी कहते हैं, ऐसा लक्षण किया। क्योंकि उद्देश्य लक्षण परीक्षा के क्रम में शास्त्र में ये 3 चीज़ें रहती है। तो उद्देश्य नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य भवति, और लक्षण साधारण धर्मो लक्षणम, तो जैसा बोलते हैं नियमे नियम कारिणी परिभाषा, जो साधारण धर्म होता है उसी को लक्षण कहते हैं। और जब हम किसी का लक्षण करते हैं तो उस लक्षण की परीक्षा की जाती है, कि ये विचार किया जाता है कि ये लक्षण ठीक है कि नहीं, इसमें कोई दोष तो नहीं है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष त्रय शून्यम ही लक्षण होना चाहिए। अब इसी क्रम में हम इसकी ये जो लक्षण हमने किया, इसकी परीक्षा करेंगे। तो देखिए,
अनेक समवेतोपि संयोगादिर्न नित्यः। अब जैसे ये लक्षण कहीं संयोग में ना चला जाए, क्योंकि संयोग भी एक होता है और अनेकों में समवाय संबंध से विभिन्न जगह पे संयोग हो रहा है। संयोग है कि जैसे कोई पक्षी आके पेड़ पे बैठ जाता है तो पेड़ और पक्षी का एक संयोग हो जाता है। तो संयोग बहु जगह पर भिन्न भिन्न पदार्थों का हो रहा है। तो जो संयोग है वो अनेकों में समवाय संबंध से रहता है, अनेक जगह पर है, अनेक समवेत है, परंतु अनेक समवेतों भी संयोगादिर नित्यः, लेकिन वो नित्य नहीं होता, क्योंकि संयोग तो अनित्य होता है। अभी संयोग हुआ तो बाद में वो टूट भी सकता है, हट विभाग भी हो जाता है उसका। जैसे कोई पक्षी पेड़ पर आ गया, बैठ गया तो चला भी जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संयोग नित्य नहीं है। इसलिए ये जो लक्षण किया ये ठीक है, नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम। इसी तरह से गगन परिमाणम नित्यम अपि न अनेक समवेतम। जो गगन परिमाण है वो नित्य है, गगन परिमाण नित्य है, एक है, परंतु अनेक समवेत नहीं है, अनेकों में समवेत नहीं है। इसलिए ये लक्षण गगन परिमाण में भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो लक्षण है इसका परिष्कार हो रहा है, एकदम निर्दुष्ट लक्षण है। और एक बोल रहे हैं कि समवेतम समवायन वृत्तिमत। यहाँ पर समवेत शब्द का अर्थ है जो समवाय संबंध से रहता है, नित्य संबंध से रहता है। क्योंकि न्याय दर्शन में कोई भी वस्तु कहीं भी रहती है वो किसी न किसी संबंध से रहती है। अभी संबंध के विषय में आगे आएगा। तो जैसे संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, और इस ग्रंथ में कणाद गौतमियम में स्वरूप संबंध का भी वर्णन है। यद्यपि और भी बहुत सारे संबंध होते हैं, कालिक संबंध है, वृत्ति नियामक इत्यादि बहुत सारे संबंध है, लेकिन यहाँ मूल रूप से मुख्यतया दो ही संबंध होते हैं, संयोग संबंध और समवाय संबंध। कहीं कहीं स्वरूप संबंध का भी वर्णन होता है, इस ग्रंथ में अभी आगे आएगा। तो जो समवायन वृत्तिमत, जहाँ पर समवाय संबंध से कुछ रहता है उसी को कह रहे हैं कि समवेतम, उसी को हम समवेत शब्द से बोल रहे हैं। तो नित्यो अनेक वृत्तिरपि अत्यंताभावो न समवेतः सामान्यमेव नित्यम अनेक समवेतम च इति निर्दुष्ट लक्षणमिदं नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम। कह रहे हैं कि नित्य है जो अत्यंताभाव है, जो अभाव चार प्रकार से बताया जाता है। अत्यंता भाव जो होता है नित्य होता है। अनेक वृत्तिरपि, अनेकों में रहता है, अनेक जगह पर समवाय संबंध से रहता है, संवेत रहता है। और नित्य होता है, अनेकों में समवाय, अनेकों में रहता है, लेकिन वो एक नहीं होता। अतः इस अत्यंता भाव में भी ये लक्षण नहीं जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि इसका ये निर्दुष्ट लक्षण है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है। क्या निर्दुष्ट लक्षण है कि नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम इति। जो नित्य है, जो तीनों कालों में सदा एक सा रहता है, नित्य कहलाता है। एक है जो एक ही है, और अनेकों में समवाय संबंध से जो रहता है वो सामान्य कहलाता है। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। अब सामान्य के भेद कर रहे हैं कि सामान्य दो प्रकार से है, पर सामान्य, अपर सामान्य। ये दो प्रकार का सामान्य होता है। तो अधिक देश वृत्तित्व पर सामान्यम, न्यून देश वृत्तित्व अपर सामान्यम। जो अधिक देश में रहता है पर सामान्य होता है, न्यून देश में जिसकी वृत्ति होती है, जो न्यून देश में कम स्थान पे रहता है, वो अपर सामान्य कहलाता है। तो तत्र द्रव्यादित्रिक वृत्ति ही सत्ता पर सामान्यम। जो देखिए द्रव्यादित्रिक वृत्ति ही, क्योंकि जो सामान्य है, वैशेषिक सूत्रकार यहाँ जो हमारे द्रव्य हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव,
ये जो 7 पदार्थ हैं इनमें से द्रव्य, गुण और कर्म, इन 3 में ही जो सत्ता है, जो सामान्य है, वो रहता है। और इसके अलावा विशेष भाव आदि में सत्ता या जाति नहीं रहती। तो जाति इन 3 में ही रहती है, सत्ता। तो द्रव्य आदि त्रिक वृत्ति, ये जो सामान्य है द्रव्य आदि 3 में, आदि त्रिक वृत्ति मतलब द्रव्य, गुण, कर्म, इन 3 में ही रहता है सत्ता पर सामान्यम। क्योंकि इसी को पर सामान्य कहते हैं। जैसे द्रव्य आदि की अपेक्षा सत्ता तीनों में रहती है, द्रव्य में भी, गुण में भी, कर्म में भी। लेकिन द्रव्यत्व तो केवल द्रव्य में रहता है, वो द्रव्यत्व तो गुण में तो नहीं रहेगा। इसलिए द्रव्यादि त्रिक वृत्ति सत्ता पर सामान्यम, द्रव्यादि की अपेक्षा जो सत्ता है वो तीनों में रहती है, अतः पर सामान्य है। क्योंकि पर सामान्य है अधिक देश वृत्तित्वम, जो अधिक देश में रहता है। अपरम द्रव्यत्वादि, और दूसरा है अपर सामान्यम, जो कम देश में रहता है। जैसे जो द्रव्य में भी रहे, गुण में भी रहे, कर्म में भी रहे, तो 3 जगह पे रहा, लेकिन वो पर सामान्य हुआ। लेकिन जो अपर सामान्य है वो पर सामान्य की अपेक्षा कम देश में रहता है, तो अपर सामान्य हुआ। जैसे द्रव्यत्व द्रव्य में रहेगा, लेकिन जो सत्ता है वो 3 में रहेगी, अर्थात द्रव्य में भी, गुण में भी, कर्म में भी। तो सत्ता की अपेक्षा द्रव्य अपर सामान्य है, और द्रव्य आदि की अपेक्षा जो द्रव्य, गुण, कर्म है, जो सत्ता है, वो पर सामान्य है। अब प्रश्न यहाँ कर रहे हैं, अथ का सत्ता, कि सत्ता है क्या? तो बोले द्रव्यादिषु त्रिषु अपि सद सद इति यत् प्रत्ययः सद इदम इत्याकारकः शब्द प्रयोगो वा यदधीनम धीनः सा सत्ता पर सामान्यम महाविषयत्वात्। कि द्रव्यादिषु त्रिषु अपि, जो द्रव्यादि 3 में, द्रव्य, गुण, कर्म आदि में, सद सद, ये सत है, ये सत है, ऐसा जो बोध होता है, ऐसा जो प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, सद इदम इत्याकारक शब्द प्रयोगो, जहाँ पर यह सत है, यह सब सत है, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग होता है या जिसके अधीन होता है वह सत्ता कहलाता है। इसी को पर सामान्य भी कहते हैं। महाविषयत्वात्, महाविषयत्वात् का अर्थ है कि वो अधिक देश में रहने के कारण, व्यापक होने के कारण, व्याप्य की अपेक्षा व्यापक होने के कारण। जैसे द्रव्यत्व मात्र 9 द्रव्यों में रहेगा, लेकिन सत्ता व्यापक होने के कारण द्रव्य में भी रहेगा, गुण में भी रहेगा, कर्म में भी रहेगा। इस तरह से अनुवृत्ति रेव तस्याः परत्वम, क्योंकि वो अधिक देश में रहता है इसलिए उसका परत्व है, पर सामान्य है। द्रव्यादि त्रिके अनुवृत्तैव सा, और ये जो सत्ता है द्रव्यादि त्रिक में, इसकी अनुवृत्ति है। सत्ता भिन्नम द्रव्यत्वादिकम अनुवृत्तेर अपर सामान्यम, और सत्ता से भिन्न जो द्रव्यत्व है, क्योंकि जो द्रव्यत्व है वो तो द्रव्य में ही रहता है, उसी में उसकी अनुवृत्ति है, इसलिए उसको अपर सामान्य अर्थात पर सामान्य की अपेक्षा कम देश में रहता है, तो अपर सामान्य हुआ। उभयथापेक्षया द्रव्यत्वादि, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पर सामान्य है और अपर सामान्य है। जो पर सामान्य अर्थात जो अधिक देश में जिसकी वृत्ति है, और अपर सामान्य है जिसकी न्यून देश में वृत्ति है। पृथ्वीत्वादि अपेक्षया अधिक देशानुवृत्ते द्रव्यत्वादे प्रत्वम, तो पृथ्वीत्व आदि अपेक्षया, जैसे कि पृथ्वी आदि की अपेक्षा से अधिक देश अनुवृत्ते, जो अधिक देश में रहता है, द्रव्यत्वादे है तो द्रव्य आदि, जैसे परत्वम, तो द्रव्य आदि परत्व होगा। जैसे द्रव्यत्व की अपेक्षा सत्ता परत्व था, इसी तरह द्रव्यों में भी जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में पृथ्वीत्व रहेगा, तो जो पृथ्वीत्व है वो द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर सामान्य हो जाएगा पृथ्वीत्व। तो बोल रहे हैं पृथ्वीत्व आदि अपेक्षा, और पृथ्वी की अपेक्षा से जो द्रव्यत्व है वो पर सामान्य हो जाएगा। तो पृथ्वीत्वादि अपेक्षया अधिक देशानुवृत्ते द्रव्यत्वादे परत्वम, सत्ता अपेक्षया च अल्प देशानुवृत्ते अपरत्वम अपि,
लेकिन सत्ता की अपेक्षा क्योंकि पृथ्वी आदि न्यून देश में है इसलिए वो अपरत्व हो जाएगा। घटत्वादेश अपरत्व में व, और ये पृथ्वी आदि की अपेक्षा घटत्व आदि अपर सामान्य हो जाएगा, अपरत्व हो जाएगा। सामान्यत्वम न जाति, कि सामान्य स्वयं में जाति नहीं है, सामान्य में सामान्य नहीं रहता, अर्थात जाति में जाति नहीं रहती। और अगर ऐसा मानेंगे तो अनावस्था दोष आ जाएगा कि जाति में जाति रहेगी तो फिर उस जाति में कौन रहेगी। सामान्य में सामान्यत्व रहेगा तो सामान्यत्व में भी सामान्यत्वत्व ऐसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और इस तरह से ये दीर्घ परंपरा चली जाएगी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसी को अनवस्था दोष बोलते हैं और दोष नहीं लिया जाता। अतः सामान्यवत्वम न जाति ही अनवस्थिते, इसलिए सामान्यत्वम अर्थात जाति में जाति नहीं रहती, सामान्यत्व में सामान्य में सामान्यत्व, इस तरह से कोई जाति नहीं रहती अनवस्था दोष के कारण। क्यों बोल रहे हैं कि अनवस्थितिर जाति बाधिका, क्योंकि अनवस्था जो होती है, अनवस्था जो दोष है वो जाति का बाधक होता है। तो अयमत्रस्ति जाति बाधका नाम संग्रह। तो यहाँ कहाँ कहाँ जाति नहीं रहती इस विषय में भी बता रहे हैं कि जैसे घट में घटत्व जाति, पट में पटत्व जाति, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति, पशु में पशुत्व जाति, तो इस तरह से जाति रहती है। लेकिन जाति कहाँ कहाँ नहीं रहती इस विषय में आगे बता रहे हैं। जो 60 जाति बाधक संग्रह है उसके द्वारा बता रहे हैं। तो व्यक्तिर अभेदस्तुल्यत्वम संकरो अथ अनवस्थिति रूपहानिर असंबंधो जाति बाधक संग्रह। व्यक्तेः अभेद तुल्यत्वम, व्यक्तिर अभेद व्यक्ति एकत्वम, व्यक्तिर अभेद जहाँ एक ही व्यक्ति हो, तुल्यत्वम और जहाँ तुल्य समानता, तुल्य दो, जैसे घटत्वम कलशत्वम न जाति, जहाँ दो एक समान पदार्थ हो वहाँ भी जाति नहीं होती। संकरो, जहाँ संकर दोष हो वहाँ भी जाति नहीं होती। अनवस्थिति, और जहाँ अनवस्था दोष हो वहाँ भी जाति नहीं होती। रूपहानि, और रूपहानि जो ये रूपहानि विशेषत्वम न जाति होती है, रूपहानि से विशेषत्वम न जाति, नहीं तो विशेष भी जाति होता। और असंबंध हो, और जहाँ असंबंध है, संबंध का अभाव है, वहाँ भी जाति नहीं रहती। इस तरह से 6 जाति बाधक संग्रह इन्होंने बताए हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या हम कल के पाठ में करेंगे।